ऐसे ही यहाँ से जो तीसरा मीडियन बनाएंगे वो ये, तो ये भी ऐसे ऐसे। अच्छा, तो पहला मीडियन जो बनाया उसको डी बोल दिया, फिर बी से जो मीडियन बनाया उसको ई बोल दिया, और जो सी से मीडियन बनाया उसको एफ बोल दिया, तो सेंट्रॉइड को जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियम एंड ऑल्टीट्यूड आर सेम, सबसे पहली चीज़ तो ये। फिर हमने कहा था पॉइंट वेयर ऑल द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, तो पहला मीडियन, दूसरा मीडियन, तीसरा मीडियन, दोनों तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोल देते हैं सेंट्रॉइड। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेंट्रॉइड किसी भी मीडियम को, चाहे इस वाले को ले लो, AD को ले लो, चाहे BE को ले लो, चाहे CF को ले लो, इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये पूरी लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर ये होगा और 10 सेंटीमीटर ये होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी जो सेंट्रॉइड की मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब इन तीन प्रॉपर्टीज़ का ना यूज़ आएगा आपको, अब जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उनमें इन तीन प्रॉपर्टीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ आएगा। चलिए, तो अब पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. A, B, C. Three charges Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle. तो यहाँ पर जो चार्ज है उसको हमने मान लिया आंसर Q1 जी, आंसर क्या है 0, और जो यहाँ पर है वो चार्ज हो गया Q2, और जो यहाँ पर चार्ज है ये हो गया Q3। ठीक है, what is the force on a charge capital Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? तो यहाँ पर सेंट्रॉइड को हमेशा हम G बोलते हैं, तो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, अच्छा ये जो Q1 है, Q2 है और Q3 है, तीनों की वैल्यू स्मॉल q के ही इक्वल है। ठीक, तो अभी ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा हुआ है ना कैपिटल Q, इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स कितना है, वही पूछ रहे हैं ना ये, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब एक चीज़ हमको याद रखनी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इससे पहले करा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें हमने ये देखा था कि अगर मैं Q1, एक चार्ज रखा हुआ है Q1, अगर मैं उस पर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं ये देखूंगा Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, Q3 Q1 पर कितना लगा रहा है, Q4 Q1 पर कितना लगा रहा है, सारे फोर्सेस निकालकर सबको हम एडअप कर देते हैं। तो अब जिस चार्ज पर भी फोर्स पूछा जाएगा उस चार्ज को फिक्स मानते हुए और ये देखेंगे उसके आसपास सराउंडिंग में कितने चार्जेस हैं और वो चार्जेस उस पर कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स पूछ रहे हैं किस पर, वो कैपिटल Q पर पूछ रहे हैं कि फोर्स कितना होगा। तो आपको कैपिटल Q को फिक्स मानते हुए ये देखना है कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला Q1, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, Q3 कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है AG, BG और CG, क्योंकि मीडियंस हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियंस हैं तो सबकी लेंथ इक्वल होगी। और मीडियन क्या करेगा, सेंट्रॉइड क्या करेगा, मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो चाहे मैं AG की बात करूं, चाहे BG की बात करूं, चाहे CG की बात करूं, तीनों का जो लेंथ है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब आप ये देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं, लेट द लेंथ्स AG is equal to CG is equal to BG is equal to small x। इसको लेंथ को हमने स्मॉल x मान लिया। ठीक है, अच्छा लिख दीजिए यहाँ पर x और इधर भी x। ठीक है, अब हम ये कहेंगे नाउ फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू charge at A
मुझे क्या करना है, मुझे इसको तो फिक्स रखना है, मुझे तो इसको तो फिक्स करना है। यहाँ पर जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। अब इन्होंने कैपिटल क्यू के बारे में बस एक चीज़ बताई है कि उसका जो चार्ज है कैपिटल क्यू का, उसका साइन जो है वो सेम है Q1 Q2 Q3 वाला, और दे रखा है Q1 Q2 Q3 स्मॉल q के ही इक्वल है, ये दे रखा है। ठीक है, तो साइन सेम है। साइन सेम का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो भाई तो ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है। Q1 Q2 Q3 के तो साइन सेम है ही, और जो कैपिटल Q है उसका साइन भी सेम है, तो सेम साइन तो क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे ना। तो हम ये करेंगे ना, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज एट कैपिटल A, इसको बोल दिया मैंने F1। ठीक है, और F1 को ऐसे कर दीजिए, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस क्या क्या हैं, Q1 कैपिटल Q, देखिए Q1 कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर इनटू, इसको ना ऐसे एरो लगाइए यहाँ पर ये, क्योंकि ये वाला चार्ज जो है वो इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ लिख दीजिए F1 इस डायरेक्शन में हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, A से लेकर G तक जा रही है, तो ऐसे लिख दो A G कैप, सही है। डायरेक्शन अगर दिखानी है तो बस उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, तो A G कैप मैंने लिख दिया। ठीक है, यहीं पर एक काम और करिए, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू तो स्मॉल q है, तो स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर Ag कैप, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे फोर्स, मैंने क्या करा, मैंने इस वाले चार्ज पर फोर्स निकाली A की वजह से, अब B वाले की वजह से निकाली थी। फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज एट B, ड्यू टू चार्ज एट B, तो ये क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये रिपल करेगा अगेन, इसको F2 बोला मैंने, तो B से G की तरफ, तो B G कैप, Q2 की वैल्यू भी कैप स्मॉल q ही है, तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर B G कैप, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से जो C है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, सेम साइन हो सकते हैं। तो क्या होगा, फोर्स ऑन Q फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज एट C, अब इसको बोल दिया मैंने F3 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q अपॉन x स्क्वायर, F1 ऑफ F3, तो C से G की तरफ जाते हो तो CG कैप, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर CG कैप, इक्वेशन नंबर 3। मेरे को तो टोटल फोर्स निकालनी है, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। आप F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, ये जो Ag कैप है बस ये इसको डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन इतनी है, मैग्नीट्यूड तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन x स्क्वायर, सबकी सेम आ रही है। तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, और सिर्फ इनके यूनिट वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं बस, बाकी सारी चीज़ें तो तीनों कॉमन ही हैं। तो ये हो जाएगा Ag कैप प्लस Bg कैप प्लस Cg कैप, ये हो गया। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है कि नहीं।
यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखनी होती है कि जैसे हमारे पास ये F1 वेक्टर इस तरफ है, F2 वेक्टर इस तरफ है, F3 वेक्टर इस तरफ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं ये जानता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स कितने बनते हैं सर? 60 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये F1 वाला वेक्टर बना लिया। F1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ए जी कैप। तो हम यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे इसको, ऐसे ए जी कैप, ये हो गया ठीक है। तो ए जी कैप की तो डायरेक्शन मैंने एज इट इज दिखा दी। अब ये जो है ना F2 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है बी जी कैप की तरफ। हम किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है इस तरह से, ऐसे वेक्टर है ऊपर से नीचे तक आते हुए, ऐसे वेक्टर है, इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं पैरेलली, ठीक है, ऐसे शिफ्ट कर दूं पैरेलली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस वेक्टर को मैंने ऐसे या ऐसे शिफ्ट कर दिया, मतलब अगर मैंने इसका एंगल चेंज कर दिया, तो वेक्टर पर फर्क आएगा, ठीक है। वेक्टर को मैं पैरेलली या अलोंग द वेक्टर, आगे पीछे मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से जो हमारा ये वाला वेक्टर है बी जी वेक्टर को मैं इधर ले आऊँगा, ऐसे लेकर आऊँगा कि इसका जो टेल है वो इसके हेड से जुड़ जाए। मैं अभी आपको ट्राइंगल लॉ दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, उससे ये समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। हमने क्या करा, इसको तो नीचे की तरफ ही रहने दिया और इस वाले को ऐसे ले आए, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इस वाले को मैं ऐसे ले आया, इसको बोलेंगे बी जी कैप, समझिएगा। इसको मैं पैरेलली ऐसे लेकर आ गई हूँ इस तरह से, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला वेक्टर है, इस वाले वेक्टर को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ले आऊँगा। तो ये वाला वेक्टर जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ले आऊँगा तो ये तो इसी लाइन के अलाउंग आ गया, तो एक छोटा सा ट्राइंगल ही बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये तो हमारा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जा रहा था बीजी कैप ऐसे जा रहा था, इसको मैं ऐसे ले आया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया। कहीं पर भी देखिए वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो मैं उसको ऐसे ऐसे कहीं नहीं कर सकता, वो गलत हो जाएगा। वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है तो उसको पीछे ले जा सकता हूँ, आगे ले जा सकता हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर सकता है। तो मैं इसको, ये वाला क्या है सी जी कैप, तो ये ऐसे जा रहा था, इसको पीछे की तरफ ले आया। बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको बस। सी जी कैप, अब सुनिएगा ये ऐसे आगे पीछे हम कर क्यों रहे हैं। देखिएगा जब भी कभी मेरे को वेक्टर्स ऐड करने होते हैं, वेक्टर ऐड हो रहे हैं ना, ये तीनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो वेक्टर एडिशन का रूल लगाना पड़ेगा। वो 2 रूल्स हमने करे थे, या तो पैरेललोग्राम या ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ सबसे इजी पड़ता है। देखिए कैसे, मेरे पास ना एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है बी वेक्टर, ये इस तरीके से दे रखा है। अब ये होता है कि यार इनको ना ऐड करना है, एक वेक्टर तो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शंस को किस तरह से ऐड करें। तो हम ये कहते हैं कि भाई एक काम करिए, ये जो वेक्टर है ना बी वेक्टर, अब ये देखिए इसके अलाउंग मैंने ये पेन रख दिया, ठीक है। इस वेक्टर को आप आगे कितना भी खींचते चले जाओ, इसकी लेंथ जो है लेंथ सेम रहेगी, ये नहीं कि इसकी लेंथ ही एक्सटेंड कर दी हमने, मतलब इसको मैंने खिसकाकर यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको खिसकाकर पीछे रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ऐसे है ना, इसको उठाकर यहाँ ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, इधर से मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं भी नॉर्थ में जा रहा हूँ और उधर से आप दौड़ रहे हो, आप भी नॉर्थ ही में जा रहे हो, तो आप मेरे पैरेलली तो दौड़ रहे हो ना, डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं आया, तो डायरेक्शन हमारी पैरेलल है, ठीक है। और एक बंदा भी नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन मुझसे 1 किलोमीटर आगे दौड़ रहा है, यानी कि उसको हमने आगे एक्सटेंड करके रख दिया। तो वेक्टर्स को मैं डायरेक्शन के अलोंग थोड़ा आगे रख सकता हूँ, थोड़ा पीछे रख सकता हूँ, थोड़ा पैरेलली इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को हम क्या करेंगे कि जैसे ये ए वेक्टर है, इसको यहाँ पर दोबारा बना दिया ऐसे ए वेक्टर, ठीक है। और जो ये है इसको शिफ्ट करके ले आए इस तरह से, हेड टू टेल रूल बोलते हैं ट्राइंगल लॉ को, हेड टू टेल, इसका हेड इसकी टेल से जुड़ जाए। ये हेड क्या रहता है, एरो का ये हेड हो गया, ये एरो का टेल हो गया, तो इसका हेड इसके टेल से जुड़ जाए, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है भाई। इसका हेड इसके टेल से जुड़ गया, तो अब इसके हेड को भी इसके टेल से जोड़ दो, ये क्या बन गया, ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, खत्म। ये होता है,
समझ गए? ये हेड टू टेल रूल है। अब इस रूल का यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है वो सुनिएगा, ठीक है। हेड टू टेल रूल, जब मुझे कहीं पर कोई डायग्राम बना हुआ दिखाई दे जाता है, जैसे वेक्टर का डायग्राम बना हुआ दिखाई दे गया यहाँ पर वेक्टर्स अलग अलग नहीं थे, वेक्टर का डायग्राम है, तो डायग्राम से मैं क्या समझता हूँ, मैं ये कहूँगा कि कौन सा वेक्टर का एडिशन किस वेक्टर के इक्वल होगा, वो कैसे पता चलेगा? इसको बोलो P, इसको बोलो Q। P से Q तक पहुँचने के दो रास्ते बता दो। P से Q तक पहुँचने का एक रास्ता ये है A वेक्टर, एक रास्ता ये है B वेक्टर, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया R वेक्टर, ठीक है। और एक P से Q तक पहुँचने का ये सीधा रास्ता है, तो हम इस वजह से कह देंगे कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं, इस पॉइंट को कुछ मान लो और इस पॉइंट को कुछ मान लो, आप जो आपका मन करे, ठीक है। इसको मान लीजिए मैंने P कह दिया, P क्यों नहीं कहूँगा क्योंकि Q तो चार्ज है, ठीक है। इसको कैपिटल X बोल दिया, इसको कैपिटल Y बोल दिया, तो कैपिटल X से कैपिटल Y तक पहुँचने का रास्ता यहाँ लिख रहा हूँ बाई ट्रायंगल लॉ। इस सर के ऊपर से तो नहीं गुजर रहा, समझ रहे हो? हाँ, बाई ट्रायंगल लॉ, ये यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसको यहाँ पर जोड़कर कुछ दिखाऊंगा आपको। बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ को बेटा हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं। तो x से y तक पहुँचना चाह रहा हूँ, तो x से y तक पहुँचने का एक रास्ता ये ए जी कैप प्लस बी जी कैप, लिखें यहाँ पर ए जी कैप प्लस बी जी कैप। और x से y तक पहुँचने का रास्ता तीसरा है कोई? ये वाला रास्ता है क्या? हम ये कहेंगे है तो नहीं, लेकिन अगर इसको मैं माइनस सी जी कैप लिख दूँ तो माइनस सी जी कैप उल्टा ही होगा। ये क्या है? ये तो y से x तक पहुँचने का रास्ता है, मुझे कहाँ जाना है? x से y जाना है, तो सी जी कैप ना बोलकर माइनस सी जी कैप बोलेंगे, इज इक्वल टू माइनस सी जी कैप। माइनस सी जी कैप को इधर ले आओ, ए जी कैप प्लस बी जी कैप, माइनस सी जी कैप जब इधर आया तो प्लस सी जी कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, ऑनलाइन बता देना भाई, आयुष, शानवी, अक्षय, क्लियर है? ठीक है, बता दीजिए। नहीं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे देयरफॉर, ये जो हमारी नेट फोर्स आई है ना ऑन चार्ज Q, इसको F वेक्टर बोल दीजिए। देयरफॉर F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन x स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना कि जब भी हमारा सेंट्रॉइड पर फोर्स पूछा जाएगा, सेंट्रॉइड पर अगर एक चार्ज रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पर अगर फोर्स पूछा जाएगा, तो आपको इस तरीके से डायरेक्शन जरूर बनानी है फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन बनाएंगे तो ये ट्रायंगल में आपका बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी कर लीजिए, मैंने ये एक्स और वाई तो फिक्स करा, आप कहेंगे कि मैं तो इसको और इसको फिक्स करूँगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला आप रास्ता देख लो, तब भी आपका यही आ जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो ए जी कैप हो गया, देख लो ऐसे भी, ये ए जी कैप हो गया, ए जी कैप हो गया। फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, तो उल्टा, देखिए ये तो उल्टा है, ये भी उल्टा है, तो माइनस सी जी कैप, ठीक है, और ये भी उल्टा है, माइनस बी जी कैप। और जब इनको इधर लाएंगे तो ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी हो जाएगा, और जब वो हो जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, ये भी तीनों अलग अलग टाइप्स के दिए हैं, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के, लेकिन तीनों की टाइप्स अलग अलग है। दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। अब दे रखा है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q ईच आर कैप्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की, बेटा निधा भी थोड़ा चेहरा आगे करना जरा सा, बस बस देखना, लॉक हो गया क्या? लॉक हो गया, दबा, हाँ। अब ये देखिएगा, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जो तीनों वर्टिसेस थे उन पर चार्जेस रखे हुए थे Q1 Q2 Q3। वो Q1 Q2 Q3 इक्वल दे रखे थे, Q के ही इक्वल दे रखे थे, और तीनों की लेंथ दे रखी थी, साइड्स की लेंथ L दे रखी थी, वो साइड की लेंथ की यहाँ जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। तो पहली लाइन तो सेम है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q ईच आर कैप्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L
determine the magnitude and sign of the charge at its centroid. Determine the magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid. Centroid पर एक चार्ज रखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, उसका साइन बताना है, so that the charges at the vertices remain in equilibrium. कि वर्टिसेस पर जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें. इससे पहले वाले में क्या था, ये बताना था कि इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स सेंट्रॉइड पर जो रखा हुआ है. अब कह रहे हैं कि ये वाला भी इक्विलिब्रियम में रहे, रुका रहे, ये भी रुका रहे और ये भी रुका रहे. तो यहाँ पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और साइन बता दो आप. एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे आपसे. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बोर्ड में आ चुका है. चलिए जी, तब इसमें लिखिएगा 3.0 प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द वर्टिस ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल. यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है. Let the charge kept at the centroid be capital Q. Let the charge kept at the centroid be capital Q. सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा हुआ है उसको मैंने मान लिया कि कैपिटल Q है उसकी वैल्यू, ठीक है. अच्छा, फिर हम ये कहेंगे since all the charges at the vertices are similar and equal to Q. So each one of these charges will be in
equilibrium. So each one of these charges will be in equilibrium when the force on each one of them, due to the remaining three charges is zero. ठीक है, ड्यू टू द रिमेनिंग थ्री चार्जेस इज जीरो. एक मिनट में आता हूँ. इसके बाद करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. करवाया है स्कूल में? नहीं स्कूल में कुछ तो कहा था कि एक दो टॉपिक बचे हैं, उसके बाद का सारा डिलीटेड पार्ट है. डाइपोल मोमेंट तो है. हाँ, फ्लक्स भी है सर. हाँ, फ्लक्स भी है. फ्लक्स और एक दो मैं बता दूंगा, जो भी चीज़ कटी हुई है ना बता दूंगा, सिलेबस के हिसाब से करेंगे. हाँ जी, तो जरा देखिएगा, इसमें हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं इस पर निकालता हूँ, तो इस पर जब मैं इस पर निकालूंगा ना फोर्स, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स निकाला था तो मैंने क्या करा था, इसको फिक्स कर दिया था और फिर ये कहा था कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है और ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तीनों को निकाला और तीनों को ऐड कर दिया. वही काम यहाँ पर करेंगे. पहले ए की बात करते हैं. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए पर ये क्यू कितना फोर्स लगा रहा है, ये बी कितना फोर्स लगा रहा है और ये सी कितना फोर्स लगा रहा है, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो वही करेंगे. सबसे पहले आप लिखिएगा कि फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी. तो जो बी पर चार्ज रखा हुआ है वो ए वाले पर कितना फोर्स लगा रहा है भाई, बी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल. ठीक है, तो इसको मैं F1 बोल देता हूँ. तो हम कहेंगे F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 1/4πε0. इधर भी चार्ज क्यू उधर भी चार्ज क्यू, 1/4πε0 क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल. तो एल स्क्वायर ये हो गया. और ये लिख देंगे. डायरेक्शन इसकी क्या होगी, मैं उसको फिक्स मान रहा हूँ, तो बी उसको रिपेल करेगा, है ना. तो इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर ऐसे शो कर दिया F1 वेक्टर. ठीक है, तो किसके अलाउंग होगी, बी से ए की तरफ, तो बी ए कैप. इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको. सिमिलरली ए पर ए को फिक्स कर रखा है, तो सी की वजह से ए पर कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट ए
ड्यू टू चार्ज एट सी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको F2 बोल देंगे, और F1 वेक्टर और F2 वेक्टर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये वाली लेंथ भी तो L ही है, L स्क्वायर, और C से A की तरफ तो C A कैप। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो F2 जो है, F2 का डायरेक्शन आप इस तरह दिखा दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा F2 वेक्टर। F1 और F2 के बीच में एंगल कितना बनेगा बताओ? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो सेंट्रॉइड पर यानी कि G पर जो चार्ज रखा हुआ है, मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है, ताकि यहाँ पर ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि रेस्ट में हो। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये 60 है, तो इसको बोल देंगे इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, ये बीच में से चला जाएगा दोनों के। ठीक है, अच्छा, तो ये जब ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, समझ गए? अच्छा, तो F1 का इधर वाला अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F1 cos 30, F2 का अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F2 cos 30, cos ही होगा ना, अलोंग वाला। बेटा देखो F2 इसके साथ में, इसको बल्कि F1 वेक्टर ना बोलकर इसको भी रिजल्टेंट बोल दीजिए, रिजल्टेंट R। तो ये रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30, तो अलोंग वाला कंपोनेंट तो cos ही होता है ना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लेट द साइन वाले कैंसिल कर देंगे। हाँ, let the resultant of F1 and F2 be R vector। ठीक है, रिजल्टेंट कुछ नहीं होता, दोनों के एडिशन को रिजल्टेंट बोलते हैं, दो वेक्टर्स के एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को ही हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो लेट द रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर बी R वेक्टर। ठीक, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए साफ समझ में आ रहा है, F1 का इसके अलोंग क्या हो जाएगा, F1 cos 30, F2 का इसके अलोंग क्या हो जाएगा, F2 cos 30। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, F1 sin 30, और ये क्या हो जाएगा, F2 sin 30। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं सेम है, तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ cos वाले का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि R वेक्टर इज इक्वल टू F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। ऐड साइन वाले भी होंगे, लेकिन साइन का एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, इस वाले का साइन वाला कंपोनेंट इधर जा रहा है, इसका साइन वाला कंपोनेंट इधर जा रहा है। तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए साइन वाला मैं ले नहीं रहा हूँ। अच्छा, अब R वेक्टर इज इक्वल टू F1 और F2 दोनों सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। cos 30 कितना होता है, ठीक है, ये भी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और √3/2। भाई दोनों बिल्कुल ही तो सेम है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू twice of 1/4 pi epsilon naught Q square upon L square √3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये हो गया √3 इंटू 1/4 pi epsilon naught Q square upon L square। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक, किनका आया, अभी इसकी और इसकी वजह से जो फोर्स लगा है, अभी ये तीसरा तो बचा हुआ है ना। ठीक, अच्छा, अब एक बात बताइए, जब
इसकी वजह से और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भाई इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा दैट शुड बी डाउनवर्ड, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो वो जीरो में रहेगा। पता चला ये भी रिपेल कर रहा है तो ये तो निकल जाएगा भाई ऊपर, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे टू कीप चार्ज एट ए इक्विलिब्रियम the force which capital Q applies on charge at A must be attractive, repulsive नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी अब बताओ जरा, ये जो है ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो आर वेक्टर निकाला मैंने, रुको तो सही, इसको कैप भी तो बनाया वहाँ पे, तो जी से ए की तरफ जाता होगा, जी ए कैप, यहाँ लिखेंगे जी ए कैप, समझ गए? ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है भाई, अब जरा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये मैंने आपको बताया कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें जो ऑल्टीट्यूड है और जो मीडियन है वो दोनों सेम होते हैं, एक तरह से बिहेव करते हैं। तो भाई ये पूरी लेंथ एल है, तो ये वाली कितनी रह जाएगी? L/2, ए से लेकर डी तक। यहाँ लिखिएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए डी मुझे नहीं पता, ए डी निकालना है मुझे। बी डी कितना है? L/2, L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है? L का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू L स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर यानी कि 3L स्क्वायर बाई 4, ए डी इज इक्वल टू 3 का रूट क्या हो जाएगा? 3, L स्क्वायर का रूट L, 4 का रूट 2, तो ए डी की वैल्यू तो अभी इतनी आ गई। ठीक है, अभी हुआ नहीं है ये, अभी और भी लंबी कहानी है, ये बीच का मिटा रहा हूँ। एक चीज याद रखना कि फिजिक्स में अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 चैप्टर कर लिए ना, ढंग से कर लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लगभग आधी फिजिक्स हो गई, क्योंकि ये 3 ही चैप्टर सबसे बड़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ए डी इज इक्वल टू रूट 3 L/2, बड़ा इस सेंस में कह रहा हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, डेरिवेशंस भी और न्यूमेरिकल तो नहीं। तो ए डी इज इक्वल टू रूट 3 L/2 ये हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जो सेंट्राइड है, मेरे को पता है कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मेरे को ए जी चाहिए बस, है ना। मैं यही तो निकाल रहा हूँ कि अब ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो मेरे को ये ए जी डिस्टेंस ही तो चाहिए। ए जी कैसे निकलेगा? हम जानते हैं सेंट्रॉइड जो है इस मीडियम को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, वी नो दैट सेंट्रॉइड divides the median in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी रेशो की बात हम करते हैं तो रेशो में हम कोई ये कॉमन टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ए जी हो गया 2x और जी डी हो गया 1x, ए जी प्लस जी डी, ए से लेकर जी तक की लेंथ, जी से लेकर डी तक की लेंथ, तो ए जी प्लस जी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ए जी को क्या ले लिया 2x और जी डी को क्या ले लिया 1x इज इक्वल टू ए डी कितना? रूट 3 L/2।
2x plus 1x is 3x is equal to रूट 3 l by 2। ये जो 3x है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 x is equal to रूट 3 l by 2। इस रूट 3 से ये रूट 3 कट गया, ये पता है ना, बायो वालों को पता है 3 का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। चलिए अब ये जो रूट 3 है इस रूट 3 को नीचे ले आओ, x is equal to क्या हो जाएगा l upon 2 रूट 3। मुझे x थोड़ी चाहिए, मुझे तो 2x चाहिए, 2x ही तो है eg, eg is equal to 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है l upon 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से हमारी ag की वैल्यू आ गई l upon रूट 3। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए जी अब आगे नोट करेंगे। सर रेशनलाइज भी करना होता है? हाँ रेशनलाइज भी करना होता है इसको? अरे नहीं कहा मैंने लास्ट रेशनलाइज, स्टेप में क्या करा है? ये वाला हाँ। x की वैल्यू तो समझ में आ गई होगी, हाँ। ठीक है। लास्ट स्टेप में मैंने ये करा कि ये जो ag था मुझे ag निकालना था, तो ag क्या था 2x था ना, तो मैंने 2x निकाला है। तो 2 इंटू दिस x, x क्या है अपॉन 2 रूट 3, 2 से 2 कट गया तो अपॉन रूट 3 रह गया बस, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये कहेंगे कि नाउ force on charge at A due to Q, charge at A due to Q, A पर चार्ज कितना है Q, इस पर कैपिटल Q, इसको मैं बोल देता हूँ F3, ठीक है। तो F3 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, है ना, अपॉन डिस्टेंस क्या है AG, तो AG स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी ये क्या होगी G नहीं AG, ठीक है, AG कैप, ये समझ गए भाई, तभी तो वो उसको रोक पाएगा, AG कैप। अच्छा अब F3 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, है ना। AG कितना है L अपॉन रूट 3, तो L अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, AG कैप हो गया था, GA कैप, इस AG कैप को GA कैप बना दूं, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, ये हो गया। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, तभी वो रेस्ट में रहेगा, ठीक। तो हम ये कहेंगे, समझ गए ना, AG कैप को GA कैप बनाना है तो GA कैप बना लो, माइनस लगा लो, GA कैप को AG कैप बनाना है, माइनस लगा लो, ठीक। तो हम ये कहेंगे E for A to be in equilibrium or A to be in equilibrium, R vector and this F3 vector must be equal and opposite. Must be equal and opposite. तो ये इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, कैसे होंगे? हाँ जी। ये हमने GA कैप क्यों लिखा? अरे मत लिखो, GA कैप इसलिए लिखा है, यहाँ पर माइनस लगा दिया। वेक्टर का साइन जब भी पलटते हैं तो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम कहेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q L अपॉन रूट 3 का स्क्वायर GA कैप इज इक्वल टू रूट 3 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट 3 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जी ए कैप से जी ए कैप कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल कर रहा हूँ अभी, तो ये हमारे पास बचा माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3, और मैं ये जानता हूँ कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म होती है तो न्यूमरेटर में आ जाती है वो, इज इक्वल टू √3 क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू बचा केवल, और अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो माइनस क्यू इंटू 3 अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 क्यू अपॉन एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको 3 को नीचे ले जाओ, माइनस क्यू इज इक्वल टू √3 स्मॉल क्यू अपॉन 3, ये हो गया, ठीक है। माइनस भी हटाओ, माइनस भी यहाँ लगा दो, √3 से ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन √3। बताइए क्लियर है? मुझे यही वैल्यू निकालनी थी, बस कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी थी कि यहाँ सेंट्रॉइड पर मैं चार्ज क्या रखूँ, ठीक है, कि वो यहाँ पर वाला चार्ज या यहाँ वाला चार्ज या यहाँ वाला चार्ज, ये सारे के सारे रेस्ट में आ जाए। तो आप ये देखिए, अगर मैं B के लिए निकालूंगा तो भी यही आना है, ठीक है। तो किसी एक के लिए निकाल लो, क्योंकि B पर भी चार्ज स्मॉल क्यू ही है, C पर भी चार्ज स्मॉल क्यू ही है, तो अलग अलग चार्जेस नहीं है, चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो एक के लिए निकाल लेना था बस, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी बिल्कुल अलग टाइप का है, जैसे फर्स्ट वाला करवाया था ऐसे ये भी अलग टाइप का है, तीसरा वाला और अलग टाइप का है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही कर दीजिए, और साथ साथ ना रिवाइज करते रहना। और फ्राइडे को आपकी क्लास होगी, लेकिन जो मंडे वाली क्लास होगी ना, मंडे की छुट्टी रखेंगे होली की वजह से, ठीक है। तो फ्राइडे के बाद फिर सीधा वेडनेसडे को होगी, और फिर वेडनेसडे से आपकी ना मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू करूँगा। आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, किसी न्यूमेरिकल में जैसे ये आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। तो हमें दोनों ही चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल, बाद में करूँगा मोस्ट ऑफ।